नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बात तो हमने करनी है पाकिस्तान की सियासत की और किस तरह की मूवमेंट PMLN और PDM हुकूमत को गिराने के लिए चलाना चाह रहे हैं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी है क्योंकि मुल्क के कवानीन ये कहते हैं कि हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं बहुत से मामलात की जिनका ताल्लुक कानून से हो या अदालतों से हो। अब से चंद घंटे पहले PMLN के लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने वो साइट किया एक एफिडेविट जो एक गिलगित बल्तिस्तान के साबिका चीफ जस्टिस जनाब राना शमीम साहब ने लंदन में इशू किया। उसको बेस बना के उन्होंने ये कहा कि एक्स चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब, दी ऑनरेबल साकिब निसार साहब ने जुलाई में गिलगित बल्तिस्तान में एक रेस्ट हाउस में बैठ के उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब को अंडर प्रेशर लाया कि नवाज शरीफ को जुलाई के इलेक्शन से पहले आप उनको ज़मानत ना दें। अब इसमें मज़े की बात यह है कि जो ये भी एक फैक्ट्स हैं कि जज साहब का जो एफिडेविट है वो पाकिस्तान में इशू नहीं किया गया, बल्कि 10 नवंबर को बरतानिया में लंदन में इशू हुआ। और ना सिर्फ लंदन में इशू हुआ बल्कि वो नोटरी पब्लिक मिस्टर गुथेरी वही हैं जिनसे इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने अपने डॉक्टर डेविड लॉरेंस के मेडिकल सर्टिफिकेट्स को उन्होंने वेरीफाई करवाया या नोटराइज करवाया, वेरीफाई करवाया। और इस एफिडेविट में जो जज राना शमीम साहब ने, एक्स जज राना शमीम साहब ने वहाँ पर एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने जुलाई 2018 का जिक्र तो किया, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये मीटिंग जो उनकी हुई थी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ, ये किस तारीख को दिन के कितने बजे हुई थी फ़ोन कॉन्वर्जेशन। बिकॉज अगर वो ये बात बता देते कि दिन तारीख क्या थी और वक्त कौन सा था पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो फिर कम से कम आप फ़ोन के ज़रिए वेरीफाई कर सकते थे कि क्या साकिब निसार ने अपने मोबाइल फ़ोन से इस किस्म की कोई बात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से की, जैसा कि इस एफिडेविट में इल्ज़ाम लगाया गया। एक आम तासुर जो है सियासी तौर पर वो यही बन रहा है कि इस वक्त मोहतरम नवाज शरीफ साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं दिसंबर में पाकिस्तान, और वापस आने से पहले वो इन केसेस को वीक करना चाहते हैं। और 1-2 दिन में 17 तारीख को ये केस की एक बेल की एप्लीकेशन दोबारा लिखने भी वाली थी। तो ज़्यादा इसकी इंटरप्रिटेशन यही हुई है कि ये एक पॉलिटिकल मूव है, बयानिया और नैरेटिव शेप करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि एतजाज़ अहसन साहब जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, मुमताज़ तरीन वकला में शामिल हैं, उनसे मैं बात कर सकूं, इसकी अहमियत में समझ सकूं कि ये एफिडेविट जो है ये लंदन ही में क्यों दिया गया है, उन्हीं नोटरी पब्लिक को क्यों दिया गया है जिनका नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुक़ है, इसकी कोई लीगल वैल्यू बनती है कि इसकी कोई लीगल वैल्यू जो है वो नहीं बनती है। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मुझे ज्वाइन है शामिल गुफ्तगू जनाब आलिया हमज़ा मलिक साहिबा, जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर हैं, कई कमेटीज़ की भी मेंबर हैं। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लीडर हैं। हम उनसे समझेंगे कि जॉइंट सेशन हुकूमत ने बुला लिया है वेडनेसडे को, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हमें बताया जाता है कि अब वो भी इसमें शामिल होंगे, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से जो बिल और कानून है उसके ऊपर बहस होगी, शायद उसका अप्रूवल भी हो सके। तो MQM की क्या रिजर्वेशन थी, वो सेनेटर फैसल सब्ज़वारी हमारे साथ होंगे। सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब जो हैं PMLN के लीडर हमारे साथ हैं। उनसे हम समझना चाहेंगे कि जो मूवमेंट है, जो अपोजिशन जिसका मसलसल कह रही है कि बहुत बड़ी घमसान की जंग होने वाली है, उसमें इरादे क्या हैं अपोजिशन के, तो ये सब लोग मेरे साथ हैं। वेरी वेलकम टू ऑल द पीपल वंस अगेन। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी सेनेटर साहब, ये जो मूवमेंट चलाना चाह रहे हैं जिसके बारे में मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट्स भी आई हैं, उस हवाले से जूम मीटिंग्स हुई हैं, जो वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग्स हुई हैं जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मौलाना थे और भी बहुत से लीडर थे। इसमें आप लोगों के इंटेंशंस क्या हैं? आप चाह रहे हैं कि हुकूमत को गिरा दिया जाए, हुकूमत को नए इंतखाबात पर मजबूर किया जाए, प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया जाए, क्या है सर स्ट्रेटजी आपकी सेनेटर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरजादा साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, और ख़ास तौर पर पिछले 15-20 दिनों में, ये तो पिछले 2-2.5 सालों में महंगाई का तूफान खड़ा था, लेकिन अभी जो इन्होंने महंगाई का एक और बम अवाम के ऊपर गिराया है, जिस तरह पेट्रोलियम की मसनूआत महंगी हुई हैं, पेट्रोल महंगा किया गया है, जिस तरह अभी कहा गया है कि गैस सुबह दोपहर से शाम को मिलेगा, जिस तरह चीनी का क्राइसिस मुल्क में है, अभी आटे का क्राइसिस खत्म नहीं हुआ था, जिस तरह क्राइसिस में पैसा कमाया गया है,
ये वो हालात हैं जिसमें पाकिस्तान का हर फर्द बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो गया है। पाकिस्तान का कॉमन मैन के लिए क्या, पाकिस्तान के मिडिल क्लास के किसी आदमी के लिए भी अब जिंदगी इज्जत से गुजारना यहाँ मुश्किल हो गया है। हुकूमत से बार बार कहा गया था कि आप मेहरबानी करके हमें गाली दें, हमें पे इल्जाम लगाएं, हमें डाकू चोर कहें, लेकिन इस मुल्क के माशी हालात ठीक करें। आप ऐसी बंद गली की तरफ मुल्क की इकानमी को ले जा रहे हैं कि कल हम सारे मिलकर भी ठीक नहीं कर सकेंगे। आज चूंकि हुकूमत के अपने हालात इतने खराब हो गए हैं कि 3.5 सालों में इन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, बड़ी बड़ी बातें की हैं, इल्जाम लगाए हैं, लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, लेकिन इस मुल्क की इकानमी को ठीक करने के लिए एक कदम भी इन्होंने जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं उठाया। अब हालात इतने खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों ने फैसला कर लिया है। सिर्फ इतना बता दें हमारे सुनने वालों को, सिर्फ इतना बता दें कि क्या पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा वापस आना चाहते हैं, दिसंबर में पाकिस्तान आएंगे, और क्या वो एक बार फिर इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? पाकिस्तान में जरूर वापस आएंगे इंशाल्लाह। वक्त का तयन उन्होंने खुद करना है कब आएंगे। वो एक इलाज के लिए गए थे, अभी चूंकि कोरोना आ गया है और उसमें सारा उनके मुकम्मल नहीं हो सका, और जून का इलाज मुकम्मल होगा वो पाकिस्तान में आएंगे। और अगर कोई अदालती रुकावट ना हुई तो इलेक्शन लड़ना या पाकिस्तान में सबका हक है, उनका भी हक है, तो उसके लिए भी फैसला पार्टी और मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल उन्होंने किसी न जरूरत किसी तौर पर जब वो फैसला करेंगे जरूर आएंगे। मामला हमारी जात का नहीं है इस वक्त पीरजादा साहब। मामला ये नहीं है कि वजीर आजम कौन बने, मामला ये नहीं है कि पाकिस्तान में कौन आए, मामला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं, इस वक्त दरपेश अवाम को, जिस वक्त अवाम तकलीफ में है, इस वक्त जो बेरोजगारी है, इस वक्त जो गुर्बत से सारे लोग मुतासर हुए हैं, उससे अगर जान ना छुड़ाई गई तो पाकिस्तान के ये जो मौजूदा आप हालात देख रहे हैं ये हमें नजर नहीं आएंगे। लिहाजा वक्त आ गया है कि हुकूमत और अपोजिशन को छोड़ें, इस वक्त मुल्क बचाने की बात है। लिहाजा ये सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं कि अगर इस हुकूमत से भी जान ना छुड़ाई गई तो हम किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाएंगे कि सारे मिलकर इसको नहीं निकाल सर मुझे जरा पीटीआई का मुझे इस पे मौक़िफ़ लेने दीजिए। आलिया हमजा मलिक साहिबा सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुल्क को बचाने के लिए, चूँकि मुल्क की मईशत इतनी बुरी तरह से तबाह हो चुकी है, आम आदमी जो है उसको इतना महंगाई में आपकी हुकूमत ने मुब्तला कर दिया है। परवेज़ इलाही साहब ने भी ऐसी बात की है कि वो देखेंगे कि इस कोएलिशन में वो चल सकते हैं, क्योंकि आम आदमी की मुश्किलात में हुकूमत कोई कमी पैदा नहीं कर पा रही है। वो आपके एलाए हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जॉइंट सेशन बुला लिया जाएगा, मैं भी, लेकिन ये इस पर जो आप कह रहे हैं इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू पीरज़ादा साहब, इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि आपके प्रोग्राम में मैं आऊँ और आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। सर सबसे जो बड़ी बात है जो इन्होंने बातें की, मैं तो लॉजिक से फैक्ट से जवाब दूंगी। सिर्फ जुलाई टिल अक्टूबर आप 2021 देख लें, फॉरेन रेमिटेंसेस 12% बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट 25% बढ़ी है, FBR टैक्सेशन 37% बढ़ी है, IT एक्सपोर्ट जो आज तक नहीं बढ़ी थी 42.7% बढ़ी है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 26.86% बढ़ी है, और LSM जो LSM ये होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग रही है, रोजगार मिल रहा है, अवाम को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, वो 7.26% बढ़ी है। अब एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए ना। इन्हें बहुत दुख था अवाम का, ये बहुत तकलीफ से अवाम की बात कर रहे थे। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ते, गुर्बत पे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2020 के अंदर 5.3% थी जो अब 4.8 पर आ रही है, और वो कह रही है 2023 तक कम हो रही है। अच्छा। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप हो रहा है, आपकी बाइंग पावर ज्यादा हो रही है। जब कंपैरिजन हो रहा है इवन रीजनल कंट्री से, तो वो ये बता रहे हैं कि आपकी बाइंग पावर ज्यादा हो रही है, और ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है। वो मैं बताती हूँ कैसे। फिर आज ना, इन्हें तो दुख था, इन्हें तकलीफ बहुत थी अवाम की, और ये तो सब कुछ। तो आप ये कह रही है कि वो ऐसे हालात जो ऑपोजिशन कह रही है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं है, बल्कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो एप्पल टू एप्पल उनका उस पे जी सेंटर साहब, ये अभी उन्होंने अदाद शुमार रख दिए, साहब ने आपका पूरा थीसिस उन्होंने चैलेंज कर दिया। ठीक है पीरजादा साहब, सिर्फ मैं 1 मिनट का एक सवाल करूंगा। मैं इनका भी जवाब सिर्फ इतना बता दें कि चीनी की प्राइसेस हम 53 रुपए पे छोड़ के गए थे, आज क्या प्राइसेस है? इनको कहें कि पेट्रोलियम हम कहां छोड़ के गए थे, आज पेट्रोलियम की प्राइसेस क्या है? इनसे मेहरबानी करके पूछें कि दवाइयों की प्राइसेस हम छोड़ के गए थे, आटे की प्राइसेस इनसे पूछें, घी की प्राइसेस जो आम आदमी ने इस्तेमाल करनी है उससे पूछें, दालें की प्राइसेस हम छोड़ के कहां गए, वो आज कहां पे बातें कर रही हैं, और कर्जा हम कहां पे छोड़ गए थे तो वो कर्जा कहां है?
जीडीपी की ग्रोथ हम कहां के छोड़ के गए थे, वो आज कहां है? सिर्फ आम सवालों का जवाब देखें जो इस पाकिस्तान के लोग समझ सकें, फिर मैं कहूंगा कि कंपैरिजन इनका ठीक है। मेहरबानी करके सिर्फ इतने सवाल का जवाब दे दें। आलिया जी, आलिया साहब। सर आलिया साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, $24 पे जब ये पेट्रोल लेते थे, उसके साथ ये जो अपना सेल्स टैक्स लेते थे ना, इन्होंने मैक्सिमम 54% सेल्स टैक्स लिया और ऑन एवरेज 30% सेल्स टैक्स लिया। आज वजीर आजम ने आलमी प्राइसेस बढ़ने के बावजूद जो हम टैक्स ले रहे हैं ना 1.67 रुपीज, 30 रुपए के मुकाबले में 1.67, यानी दुनिया के अंदर आप $24 का ले रहे हो, हम $85 का ले रहे हो, और आप हमसे ये पूछेंगे, ये तो फिर मैं अकल पे ही मातम कर सकती हूँ। दूसरी चीज इन्होंने कहा, एक सेकंड, मैं इन्होंने सेनेटर साहब समझाना चाहेंगे कि ये सेनेटर साहब ये आप समझा सकते हैं जो चीज इन्होंने कही है कि ये लोग ₹1.76 ले रहे हैं, आप लोग ₹30 ले रहे थे उस पे, और ये एवरेज में ये 54 तक आपको तेल सस्ता मिल रहा था, इस वक्त तेल 85। ये सारी मार्केटें देख लें, वर्ल्ड की जो बाकी मार्केट्स हैं, अगर यही मामला है तो इंडिया के प्राइसेस आपसे कंपेयर कर लें, ये कहते हैं बांग्लादेश के प्राइसेस कम कर लें। और चीनी में क्या क्राइसिस हुआ है कि कौन से लोगों ने पैसा कमाया? चीनी में दुनिया में क्या हुआ है? दवाइयों में किसने पैसा कमाया है? ज्यादा लिया है। अगर पेट्रोलियम में हमारे वक्त में क्या था, और वजीर आजम साहब कहा करते थे कि जब इस मुल्क में पेट्रोल महंगा होता है, गैस की प्राइसेस बोलना चाह रहे हैं। हौसला ठीक जी, हौसला है जी, बिल्कुल। आलिया साहब, मुझे ना बड़ी हैरत होती है, कांग्रेस इस वक्त बीजेपी को ये कह रही है कि इमरान खान से कुछ सीखो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर। पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस आधी है इंडिया से, और आप हमें बैठकर इंडिया की मिसाल दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी लाए कर सकती है लेकिन फैक्ट्स लाए नहीं करते। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से सीखें। फिर आपने कहा ना हमने कर्जे में आपको, मैं तो सामने रख के बैठी हूं, $50 बिलियन के आपने कर्जे लिए अपने 5 सालों में, अदायगियां आपने की $27 बिलियन की, नेट ट्रांसफर बचा $22 बिलियन का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ $39 बिलियन के कर्जे लेती है, $29 बिलियन के वो वापस करती है, नेट बचता है $9 बिलियन का। उस केस के अंदर भी आप ये देख लें, मैं सादा अल्फाज में आवाम को समझा देती हूं, 5000 अरब रुपया हम मुश्किल से अगर टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उसमें से 3000 हम उन कर्जों की सूद की अदायगियां करते हैं जो आप लोग हमारे सर पे छोड़ के गए। यानी अगर हमें वो 3000 अरब ना सूद में देना हो तो हम अवाम को एहसास प्रोग्राम में रिलीफ दें, हम आटे में रिलीफ दें, हम चीनी में रिलीफ दें। आपको मैं बता दूं, आप ये जो एक सिलेक्टिव ले लेते ना कि 130 या 150 की गई, अब आप ये भी बताएं कि 95 पर भी आ गई है, 90 पर भी आ गई है। फिर पीरजादा साहब, मैं तो ये बताना चाह रही थी ना इनके जमाने में कोविड था, ना कोई सैलाब था, ना कोई जलजला था, ना कोई आलमी आफत थी, लेकिन हालात क्या थे? NHA लॉस में छोड़ के गए, पाकिस्तान रेलवे लॉस में छोड़ के गए, पाकिस्तान एयरलाइन लॉस में छोड़ के गए, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस लॉस में छोड़ के गए, यूटिलिटी स्टोर लॉस में छोड़ के गए, PCB लॉस में छोड़ के गए, पाकिस्तान टेलीविजन लॉस में छोड़ के गए, लाहौर इलेक्ट्रिक लॉस में, पेशावर इलेक्ट्रिक, हर चीज तो सारे इदारे आप तबाह करके गए, टेक्सटाइल सब बंद करके गए। कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आज टेक्सटाइल की सेनेट कह रहे कि आपके पास 100 यूनिट्स लग रहे हैं। यू मस्ट रिस्पोंड। सेनेटर अब्बासी, आपका क्या जवाब? जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि MNA साहिबा से कोई खुदा के लिए पूछ दे कि 3.5 साल हो गए, 3.5 साल भी इल्जामात पुरानों को दे रहे हैं। डॉलर हमने 100 रुपए पे रखा हुआ था, आप डॉलर को कहां लेके गए? आपने लोगों से वादा किया था कि 1 करोड़ घर बनाएंगे, 50,000 नौकरियां देंगे, लूटा हुआ पैसा 200 अरब बाहर से लेके आएंगे। हमारे वक्त आपने कहा था, इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे पास पाकिस्तान की सबसे बेहतर माशी टीम है, मैं जब उतारूंगा तो पाकिस्तान में कीमतें नीचे लेके जाऊंगा। चाइना की मिसालें देते थे कि लोगों को गुर्बत से निकालूंगा। पीरजादा साहब, मेहरबानी करके आप इनकी और मेरी बात ना सुने, ये अपने कैमरा मैन से बात पूछ लें अभी लाइव प्रोग्राम में कि बाहर लेके जाएं, जहां जो आपका स्टूडियो है। एक आदमी अगर बाहर आपको मिल जाए जो इनकी बात की तायद करे कि इस मुल्क में इन्होंने 300% से ज्यादा महंगाई नहीं कर दी है, गुर्बत फैल रही है, लोग खरीदने के लिए दवाइयां और बाकी चीजें जो घर के रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो गए, वो खुदा का वास्ते आज भी ये बातें करके इनके हितादी ये बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ कह रही है, इन MQM के दोस्त मेरे साथ रात प्रोग्राम थे, उन्होंने कहा हम इनका साथ नहीं दे सकते वरना हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। आज भी पाकिस्तान में, और आपसे ज्यादा पीरजादा साहब कौन जानता है कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई
कभी इस पाकिस्तान की तारीख में नहीं रही है कि चीनी जैसी चीज 160 रुपए में इन्होंने पहुंचा दिया है। आटा देख लें, दालें देख लें, घी देख लें, और मसाले दुनिया की दे रहे हैं ना। और एक काम इन्होंने सबसे अच्छा किया है कि 3 इन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर हटाए। जब असद उमर को हटाया गया तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इकानमी इसकी वजह से तबाह हुई है। फिर हफीज शेख को हटाया गया तो इन्होंने कहा कि इकानमी इसकी साथ वजह से तबाह हुई है। फिर अहमद अजहर को कुछ दिनों के लिए लाया गया, और अब ये सारा जो मलबा है ये अभी 3 सब गिरेगा और इनको घर बेचेंगे। ब्रेक से पहले जरा आलिया मलिक का, आलिया साहिबा का जवाब ले लें ब्रेक से पहले। जी आलिया, वेरी क्विक। इन्होंने कहा ना हमने डॉलर बहुत बढ़ा दिया। सर मैं कहती हूँ 110 पे डॉलर रखते हैं, 24 अरब ये जो झोंक कर गए थे ना, हम भी झोंक देते हैं। किया क्या था इन्होंने हमारे साथ? आखिरी में जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आई थी, 7 अरब डॉलर के रिजर्व थे, 24 अरब डॉलर का खसारा था, और करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत हाल सबके सामने थी। आज इस वक्त क्या सूरत हाल है? आज इस वक्त ये सूरत हाल है 24 अरब डॉलर के 7 अरब की जगह रिजर्व्स हैं। हमारा जो खसारा है, करंट अकाउंट डेफिसिट 1.8 बिलियन डॉलर का है। ये क्यों नहीं इनको ये चीजें नजर आती हैं? एक्सपोर्ट हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है, रिमिटेंस हाईएस्ट इन द हिस्ट्री है, आईटी एक्सपोर्ट हाईएस्ट जा रही है। देखिए जब ये बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, सिर्फ मैं महंगाई पर आती हूं। आप ये देख लें यूएस के अंदर जब ये कहते हैं उनकी कुव्वत खरीद तो हमसे बहुत ज्यादा है, ये जब बात करते हैं उनकी पर कैपिटा इनकम तो हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर उस कौम की भी चीखें निकल गई हैं, वहां तो ये छोटे छोटे ये जो आटा माफिया ये नहीं बैठे हुए, लेकिन उसके बावजूद उन ममालिक में इस वक्त महंगाई की ये सूरत हाल है। बट वो ये समझ रहे हैं कि ये एक आलमी वबा की तरह है। यूएस में इन्फ्लेशन देख लें, कनाडा में इन्फ्लेशन देख लें, आप रशिया में इन्फ्लेशन देख लें, हाईएस्ट रिकॉर्ड्स टूट गए हैं यूरोप के अंदर। बात सिर्फ ये कि जब हम ये कह रहे होते हैं, एक हमें इनकी ना अहली की कीमत अदा करनी पड़ती है, बिजली के सौदे ये करके जाते हैं। आज हम अगर बिजली की प्राइस बढ़ाते हैं तो ये यानी महंगे सौदे करने वाले हमें गालियां देते हैं और डैम बनाने वाले गालियां। ब्रेक में ले लूं, मेरे साथ रहिए सेनेटर साहब भी, आलिया साहिबा भी। मैं ये भी समझना चाहूंगा ब्रेक के बाद, एक तो हुकूमत ने, मैं आपको बताऊं जैसे कि आप जान चुके होंगे कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन जो पहले होना था 11 नवंबर को, उसे बुध के दिन यानी 1 दिन के बाद, 1.5 दिन के बाद बुला लिया है, और बताया जाता है कि कोएलिशन पार्टीज और एलाइज और इत्तेहादी जो हैं अब उसमें शामिल होंगे और हुकूमत की जो रिफॉर्म्स हैं इलेक्टोरल उसके हवाले से उसको सपोर्ट करेंगे। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? इसकी अहमियत क्या है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। सबसे पहले मैं चलता हूँ एतजाज़ अहसन साहब की तरफ। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं, नोटेड, इस वक्त मेरे साथ हैं। बैरिस्टर एतजाज़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूँ, मेरे हाथ में है ये नोटरी पब्लिक का वेरीफाइड जो जस्टिस रिटायर्ड राना मोहम्मद शमीम साहब, जो कि एक्स गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, वो इसके डेपोनेंट हैं। इसमें सर मेरा पहला सवाल जो बहुत अजीब है कि ये डॉक्यूमेंट 10 नवंबर का लंदन में उनको इशू करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इसकी क्या कानूनी अहमियत है या सिग्निफिकेंस है? ये तो पिछले 3-3.5 बरस में 2018 को अब हो गए, तो ये पाकिस्तान में किसी भी वक्त ऐसा वो कर सकते थे। लंदन जाके उन्होंने क्यों किया होगा सर? ये क्या वजह इसकी? लंदन में वजह यह है कि मुलाकात ही इनकी लंदन में मियां नवाज शरीफ साहब से जो मुलाकातें हुई हैं वो हुई लंदन में। लंदन में इनको तकरीबन आप समझ लें दावत दे के बुलाया गया, और वहाँ ही मियां साहब चाहते होंगे कि ये मैटर जो है बिटवीन जज एंड फॉर्मर जज एंड मियां साहब ये वहीं हो जाए, तय हो जाए। तो ये लगता है मोस्ट प्रोबेबली सिलसिला। इसकी कोई कानूनी अहमियत है लंदन से एफिडेविट इशू करने की? नहीं, इस डॉक्यूमेंट की कोई कानूनी अहमियत है ही नहीं। अच्छा, वो क्यों? इधर से है ही नहीं। उधर लंदन में हो या यहाँ, एक एफिडेविट है। आप एफिडेविट लिख के और मुझे पकड़ा दें, आपको पकड़ा दें, बाजार में बांट दें, उसकी क्या अहमियत है? एफिडेविट की कोई अहमियत नहीं होती जब तक वो अदालत में पेश न किया जाए। अच्छा, जो टेप थी अरशद मलिक की, वो जब तक इन्होंने अदालत में पेश नहीं की उसकी अहमियत ही कोई नहीं थी। अगर अदालत में पेश करते और अदालत में वो बिल्कुल फोरेंसिक टेस्ट उसका प्रॉपर होता तो फिर उसकी अहमियत होती, वरना तो अहमियत उसकी होनी नहीं। मैंने ये कहा था कि अगर मुस्लिम लीग चाहे तो इस टेप को पेश करके एक दिन में बरी करा सकती है मियां साहब को। अच्छा। और आज उसके बाद मियां साहब जो है वो मुस्लिम लीग के कैदी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग ने वो टेप की किसी अदालत में पेश ही नहीं की, बस हल्ला गुल्ला उसके बारे में मनाते रहे। सारे 8 के 10 लीडर बैठ के
मरियम के साथ उन्होंने वो चलाई टेप। बैरिस्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे हाथ में नोटरी पब्लिक का है, इसकी कानूनी हैसियत ना बरतानिया में कोई है ना पाकिस्तान में कोई है, और इसकी कानूनी हैसियत उस वक्त होगी जब इसे अदालत में एक्यूज के सामने रखा जाए और वो इसको एक्सप्लेन करे या काउंटर क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आप? उसको उस पे जिरा होगी, जिरा के बगैर तो कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हो सकता। वो जिरा होगी उस एफिडेविट पे, जिरा में पूछा जाएगा। कई सवाल उठते हैं, एक सवाल ये उठता है कि कोई चीफ जस्टिस ऐसा होगा, अब जरूर किसी ना किसी जज को उसने अपनी जिंदगी में कहा होगा कि ऐसा फैसला करो, ऐसा करो, पर के एक तीसरे बंदे के बैठे हुए जिससे उनकी कुछ मुखासमत भी है, जो कि अब तस्लीम हो गई, वो उसके बैठे हुए मौजूदगी में फोन कर रहे हैं अपने रजिस्ट्रार को कि रजिस्ट्रार तुम जाके फलां जज को कहो, और वो दूसरे एक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी जज नहीं, एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट का जज है, उसको जाके कहो कि वो ये जमानत ना करे। 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर की जमानत कोई चीफ जस्टिस इस तरह रोक सकता है या इस तरह का कर सकता है? इज ही आउट ऑफ हिज माइंड? साकिब निसार के 100 जो कसूर होंगे, पर ही इज नॉट आउट ऑफ हिज माइंड कि वो रजिस्ट्रार को कहे। बेसिकली उन्होंने गैर कानूनियत का नहीं, बेवकूफी का इल्जाम लगा दिया जस्टिस साकिब निसार। हाँ बिल्कुल। और ये कागज का टुकड़ा है, इसकी क्या वैल्यू है? मैं कहता हूँ ये पूरी वीडियो टेप हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो अदालत में पेश नहीं की जाती, और अदालत में खड़ा होकर उसको डिफेंड नहीं करता ये चीफ जस्टिस राना शमीम साहब, राना शमीम। और फिर इसमें इसका तरीका ये था कि अगर ये इसको रेलेवेंट और इसको मोहतरम बनाना चाहते इस दस्तावेज को, तो फिर ये अपने वकला के साथ या वकला को भेज के अदालत में दायर करते, ये दरखास्त के तौर पे होती। और इसमें लाजिम है कि मरियम बीबी या नवाज शरीफ उनकी मुद्दईयत में वो मुद्दई हो, वो कंप्लेनेंट हो, और अदालत में ये पेश करके कंप्लेंट की जाए, और उसके साथ फिर बाद में सबूत सारे दिए जाए। और डेट अगर नहीं बताई, उन्होंने टेलीफोन कॉल की तो वो भी खूब है। वो उसमें अब रजिस्ट्रार से तो अपने रजिस्ट्रार से तो 20 मरतबा शायद दिन में उन्होंने बात की हो, और कौन सी कॉल थी, क्या थी, बड़ी ये तो एक बड़ी मुबहम सी बात उन्होंने कर दी ताकि एक शकूक जो है वो पैदा किए जा सकें। तो फिर बेसिकली आप ये समझते हैं कि ये एक सियासी, एक पॉलिटिकल मूव है, इसका कोई कानूनी पहलू नहीं बनता? कोई कानूनी पहलू नहीं है अभी तक, इस वक्त तक तो कोई कानूनी इस पर पहलू नहीं, कोई कानूनी पहलू नहीं। शायद खाकान अब्बासी साहब कोई 8-10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज इस पे करेंगे, और दूसरे दीगरान भी इनके जो साथी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और टॉक शोज में लगे रहेंगे कि जी ये देखें जज है, चीफ जस्टिस है जीबी का पुराना, और उसको ये उसके सामने हिदायत दी है, उसने हल्फी बयान दिया है, उसके अगर हल्फी बयान को उस तरह भी ले लें, ठीक है, तो ये हियर से है, ठीक है। ये तो कानूनी बहस होगी। लेकिन एहसन बून साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने, उनकी खबर लगी है कि वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नजरसानी करना चाहिए कि पार्लिमानी लीडर्स को लाइफ टाइम बैन, जैसे कि नवाज शरीफ साहब पे, ये नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? उन्होंने वो अब दोबारा 4थी दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, शौक होगा उनको, यकीनन। ये तो उनको रिजेंट नहीं किया जा सकता, ये तो उनका हक है, आईनी हक है कि कानून के मुताबिक अगर चलते हुए तो 4थी मरतबा उनकी दस्तरस में वजारत उज़्मा आए कानूनी और आईनी तरीक़ेकार से, तो फिर ठीक है बिल्कुल। पर ये इस किस्म के डॉक्यूमेंट से तो नहीं कुछ बनेगा, बल्कि वो 4 दिन बाद ये खुद चाहेंगे इसकी बात ही ना हो, जिस तरह वो टेप की अब बात नहीं करते, क्योंकि टेप की बात करते हैं अरशद मलिक की, तो फिर अरशद मलिक की मदीना मुनव्वरा में मुलाकात हुई, हुसैन नवाज भी आ जाती है। अरशद मलिक की बात करते हैं तो सर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इस पे पोजीशन लेने से फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं भी समझता हूँ कि लाइफ टाइम नहीं होना चाहिए, उसमें तो बहुत सारे तरक्की आ रहा है। लाइफ टाइम की सजा किस तरह दे सकती है कोई अदालत? मुझे इख्तियार नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करें, कोई मियाद होनी चाहिए।
ठीक है, 5 साल 10 साल इस तरह से कोई मियाद होनी चाहिए। एतजाज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मैं अगर क्विकली चला जाऊं ब्रेक से पहले सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। सर साहब, ये एक मसला है, अब इसको एक ऐसा इशू है जो खड़ा हो गया हमारे सामने कि पहले तो यही बिलीव था कि अब मोहतरम नवाज शरीफ साहब दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन जो एहसन बून साहब की तरफ से खबर लगी है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट की तरफ से, और मुसलसल ये चहमगोइयाँ हमारे कानों में पहुँच रही हैं कि गालिबन इस किस्म का डिसरे और कन्फ्यूजन है PMLN के रैंक एंड फाइल में कि अपोजिशन मुत्तहद करने के लिए ज़रूरी है कि दोबारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ सकें मैदान में और अपने आप को इस रेस में शामिल हो सकें, ताकि जो एक डिसयूनिटी है, जो एक कंफ्यूजन है, जो कयास है, वो ख़त्म हो। तो आप हमें कुछ थोड़ा सा बता सकेंगे कि दोबारा नवाज शरीफ साहब अब आना चाह रहे हैं सियासत में, एक्टिव पॉलिटिक्स में? एक तो मुझे चौधरी एतजाज खान साहब का बड़ा एहतराम है, बहुत सीनियर वकील भी हैं, बहुत मंजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं। सिर्फ इतनी अर्ज है कि ये मुस्लिम लीग नून ने एफिडेविट जारी नहीं किया। अगर हम जारी करते या हमारे पास होता तो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम इसे लेके जाते और फिर किसी वकील के जरिए इस अदालत में पेश करते। हमें भी आज सुबह जब ये मीडिया में खबर आई है तो पता चला है तो ये एफिडेविट जो है वो मीडिया को मिला है, पहले उन्होंने एक स्टोरी दी है, उसके बाद हमारे तक दस्तरस इसकी पहुंची है। और फिर आज मैं मीडिया में सुन रहा था कि राणा साहब जो चीफ जज रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूं और किसी अदालत में बुलाया तो मैं अदालत के सामने पेश हूंगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद कोई सोमोटो एक्शन भी लिया है, सुबह उनको बुलाया गया। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि वो सच्चाई अपनी खुद बताएंगे, वो खुद। लेकिन इसकी कानूनी क्या हैसियत है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये सच बात साबित हो गई है तो फिर ये बहुत खौफनाक बात है कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी भी आदमी को अपनी जाती अनाज के लिए या अपनी जाती सेटिस्फेक्शन के लिए अगर इस तरह इन्फ्लुएंस करता है अदालतों पे तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये बहुत बड़ी जुल्म की बात है। हम सबको अगर ये बात सच है तो फिर खड़े हो जाना चाहिए, रूल ऑफ लॉ के साथ हमें खड़े हो जाना चाहिए। आपने कहा कि आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने इसको इशू नहीं किया, ये राना शमीम ने किया है, लेकिन ये क्या वजह है कि वो उसी नोटरी पब्लिक के पास चले गए इत्तफाकन, जिनसे नवाज शरीफ साहब अपने कागजात जो हैं वो वेरीफाई करवाते रहे हैं बरतानिया में डेविड लॉरेंस के सर? इसकी क्या वजह हो सकती है? इतना बड़ा शहर लंदन, वहाँ पे हजारों वकील हैं, वो उसी के पास क्यों चले गए, नोटरी पब्लिक के पास? देखिए काफी दफा ऐसा हुआ है कि चौधरी एतजाज साहब हमारे मुखालिफ भी हुए हैं, वो पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, उनके वकील रहे हैं, हमारे खिलाफ भी वकील हैं, पर मुझे भी हक है कि मैं उनको वकील करूं और वो मेरी भी वकालत करें। ये इसी तरह बिल्कुल है कि अभी जो हमारे वकील हमने हाई कोर्ट में किए, वकील थोड़ा किया है, ये तो कागज साइन वेरीफाई करवाया सब। जी मैं उसी पे आ रहा था, वकील किया नहीं है सर, कॉन्फिडेंस में तो सर वेरीफाई करवाया सर। जी मैं उसी पे आ रहा था। नोटरी पब्लिक का भी ऑफिस लाहौर में भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, लंदन में भी हो सकता है। अगर इस्लामाबाद का एक नोटरी पब्लिक है, मैं भी उससे जाकर साइन करवा सकता हूँ और पीरजादा साहब आप भी साइन करवा सकते हैं। वो नोटिफाई, वो उसको अख्तियार दिया होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर, और वहां गवर्नमेंट बरतानिया ने। तो किसी एक आदमी से जो नोटरी पब्लिक है उससे साइन करवाना ये नहीं समझा जाता कि ये मुस्लिम लीग का डॉक्यूमेंट इसने साइन किया था तो अब इसने इस जज साहब का डॉक्यूमेंट चीज हो गई है, उसका अख्तियार है, उसके पास जाते हैं, उसके पास ओथ करता है, वो साइन लेता है और किसी का भी कर सकता है। बिल्कुल सही। जी सेनेटर साहब, जरा आलिया साहिबा को भी इस पे जवाब देने दीजिए। वो कहते हैं कि इत्तफाकी हादसा हो गया कि वही नोटरी पब्लिक। जी वे तो बड़ी चीज़ें, बड़ी इत्तफाक, इन्हीं के साथ सर इत्तफाक होते हैं सारे। इनका बयान हल्फी 10 नवंबर को लंदन में रिकॉर्ड हुआ, और सिर्फ आपके मैं ऐड कर दूं, सिर्फ ये नोटरी पब्लिक से सिर्फ मेडिकल नहीं नवाज शरीफ का हुआ, नैब कोर्ट आपको याद है अरशद मलिक साहब की लीक वीडियोस का जो फ्रेंसिक है वो भी नोटरी पब्लिक से होकर आया था। यानी ये जी इसी नोटरी पब्लिक से ये तीनों कोइंसिडेंसेस इकट्ठे हो गए। रीजन क्या है? ये इनका तरीका वारदात है। कभी ये जजेस पर जिंदगी तंग करते हैं, कभी ये जजेस को ब्रीफ केस देते हैं, कभी ये जजेस को फोन के ऊपर उनको इंस्ट्रक्शंस देकर सजा में इजाफा करवाते हैं, और कभी ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं। ये हम कहते हैं ना, ये वकील नहीं करते, ये जज करते हैं। जहां जज खरीदे ना जाए वहां जज को जज अरशद मलिक की तरह या तो उनको ब्लैकमेल किया जाता है, कभी मदीना मुनव्वरा 27 रमजान को बुलाकर, कभी जाती उम्रा नवाज शरीफ बीमारी के लिए जो इलाज कराने के बहाने जाते हैं ना, वहां पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अब बात
बात सारी है कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम क्यों लिया गया, इसलिए कि जो अगला बेंच है जिसने इनकी अपीलें सुननी है उसमें उन जस्टिस साहब का नाम है। सो ये इनका तरीका है, वारदात है। आप अरशद मलिक साहब के पे देख लें, यहां पर क्या होता है, मुस्लिम लीग नून आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताती है हमारे पास वीडियोज है, जब अदालत उस मैटर को टेकअप करती है तो ये लोग भाग जाते हैं। यहां पर भी यही है, ये सिर्फ आकर मीडिया खेलते हैं, ये सिर्फ आकर जवाब तो अब ये होने चाहिए, लगे हाथों हम इनसे पूछ लेते हैं, इनसे ये पूछ लेते हैं कि वो जो जिनकी जिंदगी की जमानत देकर बाहर भेजा गया था, वो जो सजा याफ्ता के बीमारी के बहाने पहली दफा हुआ था, उस फैसले का क्या बना? जिन्होंने उनकी जमानत दी थी, आज वो ऑपोजिशन लीडर बैठे हुए, को उनसे पूछता नहीं है कि 2.5 साल गुजर गए हैं, वो जो भगोड़ा साहब है वो अभी वहां पर बैठे हैं, वो बाहर से क्यों नहीं यहां पर आ रहे? मैं ब्रेक ले लूं। बहुत दिलचस्प बात बताई आलिया हमजा साहिबा ने। एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं कि फिर उस टॉपिक की तरफ आ सकें जिस पे हम आना चाह रहे थे कि जो जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का हुकूमत ने बिलाखिर बुला ही लिया है, इसमें हुकूमत क्या अचीव कर पाएगी आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। सीधा मैं चलता हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। जावेद अब्बासी साहब, ये जो एफिडेविट इशू हुआ है राना मोहम्मद शमीम का, जिसको आपकी पार्टी पे जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है, इसकी अहमियत जो है वो बड़ी कमज़ोर हो जाती है सर। ये तो बिल्कुल इसकी तो कमज़ोर नहीं, ख़त्म ही हो जाती है तकरीबन इस स्टेटमेंट के बाद। ये तो पॉलिटिकल अब लग रहा है खुल्लम खुल्ला, और आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी देखे बगैर। इसकी क्या वजह हो सकती है? दो बड़े ही अहम PMLN के लीडरान ने देखें, एक तो ये इनकी इंफॉर्मेशन है और PTI की कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। बात असल में ये नहीं है कि मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि अच्छा ये हमने नहीं पेश किया एफिडेविट, ये हमारा ये इंफॉर्मेशन इनकी, ये तो भी अखबार की स्टोरी दिखा रही कि हमारा केस कमजोर हो जाएगा। ये कल अदालत कहेगी, जब अदालत में ये मामला सुबह गया हुआ है तो वहां पता चलेगा कि वो जज साहब क्या कहते हैं। अगर उन्होंने गलत बयानी किया है उनको लटकाया जाए, अगर उन्होंने गलत बयानी किया, अगर उन्होंने सच कहा है और इस बात पर खड़े रहते हैं और असल में वाकया भी यही है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी होगी। फिर ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है। अगर मुल्क का सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज ये बात मेक श्योर करता है कि किसको हम मैंने सजा दिलवानी है और किस तरह दिलवानी है और किस तरह उसको मैनेज करेगा, अगर ऐसा काम नहीं सर, लेकिन फैक्ट्स ही गलत हो गए साहब, आप नहीं समझते, लेकिन सेनेटर साहब फैक्ट्स ही गलत साबित हो रहे हैं जी। लेकिन सेनेटर साहब ये तो फैक्ट्स ही गलत साबित हो गए, वो तो बेंच ही और था। अगर ये फैक्चुअल अगर ये गलत हुआ तो ये वो साहब जज साहब ने देना है, ये जवाब मुस्लिम लीग नून नहीं देगी। ये हमारा एफिडेविट नहीं है, ये हमने नहीं साइन करवाया हुआ, ये हमने अदालत में पेश नहीं किया, ये हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है। ये जज साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी मरती हुई बीवी से वादा किया था कि मैं सच्चाई को उनके सामने लेके आऊंगा, मैं अपनी बात पे खड़ा हूं। आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट साहब, चलिए सेनेटर साहब देखते मुल्क में अगर ये काम हो रहा है तो मैं आपको रोकूंगा, इसलिए सेनेटर साहब आपका मौक़िफ़ भी आ गया, आपका मौक़िफ़ भी आ गया। मैं उस इशू की तरफ आना चाह रहा हूं जहां हुकूमत ने जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन को बिलाखिर बुलाने का फैसला कर लिया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की लीडर है वो भी हमारे साथ हैं। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब से चंद घंटे पहले जब अदालत के हवाले से बात कर रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब, तो उन्होंने वहां पर अपडेट किया कौम को और मीडिया को। वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूं, उसको सुन के फिर उसके बाद बात करते हैं। सुनाइए जी हमें क्या कहा फवाद चौधरी साहब। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। लिहाजा अब फैसला आज ये मुश्तरका फ़ैसला हुआ है आज के इजलास में कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो बुध के दिन 2 बजे दोपहर जो है वो तलब किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला ये जो सारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल हैं ये वहाँ पे जाएंगे और तमाम इत्तेहादी इनके पीछे खड़े। जी अभी आपने सुना डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और हमारे नाज़रीन ने भी सुना। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, ये जो अब उन्होंने आपके ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात थे, आपकी पार्टी के भी थे, PMLQ के भी थे, MQM के भी थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो गए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन में इलेक्टोरल रिफॉर्म को आप सपोर्ट करेंगे? एक तो मैं ये बता दूं कि ये वो बिल है जो नेशनल असेंबली ने पहले पास किया है। ठीक है। तो हम सब उस पे ऑलरेडी पहले वोट दे चुके हैं। अच्छा।
तो अब अगर ये तो सेनेट से पास नहीं हुआ और इसको दोबारा प्लेस अब जॉइंट सेशन में जा रहा है, तो उसके लिए कि ये तो बिल्कुल यूं कहना कि नहीं पहले तो हमने कर दिया था तो क्या बगैर पढ़े किया था और अब हम नहीं करें, तो वो मुझे है थोड़ा सा कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इस ईवीएम पे एक कंसेंसस था, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ जब डिले हमें कुछ दिन पहले उसके ऊपर वो दिखाया और वो मशीन सामने लाए और वो लाए, तो उसके बाद यकीनन के जो कुछ सवालात थे जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था, और इसी वजह से सबने अपने अपने उस पर रिजर्वेशन शो की कि इसकी वर्किंग पे कि वो अपने अपने जो भी कंसर्न्स थे। बहरहाल वो आज पीएम साहब के सामने बात हुई और एज फार एज जीडीएस कंसर्न वो हमने देखा कि वो तो एक सिंपली मशीन है और उसमें कोई वो नहीं, तो उसके बाद फिर कम से कम जीडीए ने तो उस चीज पे मैंने तो एग्री किया, लेकिन आपको लेकिन अब ज़ाहिर है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तो सारे एलाइज के बिहाफ पे कह दिया, हमने ना सिर्फ आपका सुना था पहले, आपने तो बहुत अच्छा मुफस्सल एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप समझती हैं कि पीएमएलक्यू के और एमक्यूएम भी अब हुकूमत के साथ हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल के हवाले से? देखिए, वैसे तो मैं चाहूंगी कि इसका जवाब वो खुद दें तो ज्यादा बेहतर होगा, और एमक्यूएम ने यही कहा है कि कुछ उनकी अमेंडमेंट्स हैं और उस अमेंडमेंट्स को करके एंड फिर वो इसको सपोर्ट कर लेंगे, और वो आज ही इस पे वर्किंग हो रही है उन अमेंडमेंट्स पे, और उन्होंने कहा कि वो हम देख के वो कर लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मेरे साथ रहिए डॉक्टर फहमीदा साहब। जनाब सेनेटर साहब, तो आपने भी प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि एलाइज भी उनसे अलग हो रहे हैं, लेकिन अभी तो लग रहा है कि एलाइज दोबारा हुकूमत के साथ आके खड़े हो गए इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल में। अब इस पे आपकी क्या पोजीशन है ईवीएम के ऊपर? मुझे बड़ा एहतराम है जी फहमीदा मिर्जा साहबा का, और बहुत ही ज्यादा इसके काबिल है। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि मेरे साथ कल 2 लोग प्रोग्राम में थे, एमक्यूएम के वसीम साहब थे और फिर मेरे साथ इसके मुस्लिम लीग क्यू के लोग प्रोग्राम में थे। उन्होंने कैटेगरिकली कहा था कि हम इस बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो हमारे मंशूर के खिलाफ है। इस तरह का बिल अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये मुल्क का इलेक्शन जो है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल होगा। उन्होंने ये बात भी अपने प्रोग्राम में कही थी कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिस अदारे ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने, अगर वो इस बिल को पास नहीं करता, वो इसकी मुखालफत कर रहा है, तो हम किस तरह इसको पास कर सकते हैं। तो कल जो उन्होंने पोजीशन ली थी मीडिया में वो बड़ी क्लियर थी। उन्होंने कहा कि हम किसी तौर पर भी इसका साथ नहीं देंगे। अगर ये हम साथ लेकिन वो कह रही है कि मशीन हमने देखी भी ज्यादती होगी और अदारों के साथ भी। जी डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब, योर क्विक रिस्पॉन्स। जी नहीं, मुझे भी इज्जत है इनके लिए, लेकिन ये बात कर रहे हैं कल की। ये बताया कि प्रोग्राम में थे, मैंने बताया कि वो कल तक, आज जो बात कम से कम मैं अपनी बात कर सकती हूँ। दूसरा, ये बड़ी अजीब सी बात है कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बिल्कुल उनको कराना है, लॉ तो हमने बनाना है, लेजिस्लेशन तो हमने करनी है। हम कैसे वो अपना जो हमारा राइट है हम किसी और को कैसे दे सकते हैं? एक बात। दूसरी चीज ये कि ये मैंने बताया आपको कि ये देखें एक जो तरीकेकार है कि जॉइंट सेशन में ये क्यों आया है। इसलिए आता है कोई बिल कि अगर एक हाउस ने पास कर दिया और दूसरे हाउस ने पास ना किया हो, तो नेशनल असेंबली ने जब पास किया और हम सब उसका हिस्सा थे, तो तब क्या सोच थी, तो आज फिर क्या। मैंने आपको बताया कि तब हमने सबने सारे अलाइड पार्टीज ने सपोर्ट किया था, कैबिनेट में भी हम इस बात है, लेकिन जब मशीन सामने आई और वो जब देखा तो उस पर जरूर एक सवाल उठे, और कुछ ने अपने उसी वक्त पे कुछ ब्रीफिंग हुई। अब क्योंकि जो मेरी समझ आया तो मुझे तो वो बड़ी सिंपल सी चीज लगी, एक लाइक अ कैलकुलेटर विच विल, जो बैटरी ऑपरेटेड होगा और उसमें कोई ऐसा वाईफाई के इंटरनेट मेरे नहीं आता हल्के में और वो नहीं होता। देखिए, दूसरी चीज है, मेरा तो अपोजिशन से गिला ये है कि अगर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे तो आप उसमें आते और उसको डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त ही खत्म हो गया मेरा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आप बातें कर रही हैं, बहुत मुफस्सिल कर रही हैं, वक्त मेरा खत्म हो गया। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा का, सैयदा जावेद अब्बासी साहब का, आलिया हमजा मलिक साहिबा का, इसी तरह से एतजाज़ एहसन जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, इन सबका बहुत शुक्रिया। ये सारी बहस आपने देखी नाज़रीन, फैसला आपका। हमेशा की तरह फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।